चलें जी। कैसे हैं बच्चों, खैरियत से? चलें जी, स्टार्ट करें सेशन। चलें, पहले तो मुझे ये बता दें तैयारी कहाँ तक पहुंच। हम खड़े हुए हैं आज कहाँ पे? सेकंड थर्ड में है। क्या तारीख है यार आज? 5 में यार। भाई ये बता दो तैयारी कहाँ खड़ी है। और 5 जून को लेट से पेपर है, तो 1 महीना चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं? जल्दी छेती छेती। लेक्चर कंप्लीट हो गए? अच्छा, जिसके लेक्चर कंप्लीट हो गए ना, वो एक काम मेरे बच्चों ये कर ले। वो एक काम फौरन से ये कर ले। अच्छा, प्रैक्टिस तो यार वो विंटर 17 से सवाल सारे आ रहे हैं ना, तो वो तो देखना स्टार्ट कर दिए ना आपने। जिसकी जिसकी जिसके जिसके जिस स्टूडेंट्स के लेक्चर कंप्लीट हो गए ना बच्चों, वो एक काम ये कर ले। वो फौरन से एक काम ये कर ले कि वो स्पेसिफिकली कुछ एरियाज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल रिस्क, प्रोसीजर्स, इसकी थोड़ी सी और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर ले। जिसके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए उसके लिए वो एक काम ये करे कि उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ले। CFAP 6 के पोर्टल में कुछ MSA 1 के अच्छे सवाल है। CFAP 6 के पोर्टल में मैंने MSA 1 के जितने भी सवाल थे, और एक सेशन था जिसके अंदर जितने भी IFRS थे, उन सब के मैंने रिस्क और प्रोसीजर्स सारे डिस्कस किए। वो सेशन आपने ले लिया? तो यार अगर वो सेशन नहीं लिया तो आप वो ले लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार वो MSA 1 के सवाल को किस तरीके से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, रिस्क और प्रोसीजर में कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और 40-45 नंबर का पेपर आपका रिस्क और प्रोसीजर से ही आता है। तो इसके अंदर आप कोशिश ये कर लें कि इसकी थोड़ी सी और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर लें। रिस्क और प्रोसीजर की बाइबल क्या होगी, किसी को पता है? जबरदस्त। तो रिस्क एंड प्रोसीजर की जो बाइबल है हमारे पास, वो है IFRS। तो आप एक काम ये करें कि जितने भी IFRS है, लेट से IS 1 से लेके हमारे पास IFRS 16 तक, उन सारे जो हमारे पास समरीज वगैरह होती हैं, सर MQ की समरीज है, हमारे पास BDO की बड़ी अच्छी समरीज है, हमारे पास डेलॉयट की IS प्लस है, उन समरीज को एक बार देखना स्टार्ट करते हैं। और देखते देखते उसको अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव है कि उसको ये, कि यार इस चीज के अंदर हमने रिस्क और प्रोसीजर को कैसे लिखना है। कि अगर हमारे पास IS 2 है तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, और अगर इसमें से कोई चीज पूछी जाएगी तो इसमें ये रिस्क हो सकता है, ये प्रोसीजर हो सकता है। IFRS सिर्फ क्लिक करवाएगा आपको रिस्क और प्रोसीजर, ऑडिटिंग के अल्फाज ही है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर जिसकी प्रैक्टिस हो गई है, जिसके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, मैं उसको सजेस्ट ये करूंगा कि यार वो इस वाले एरिया के ऊपर है ना, थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कर दे। क्या ये क्लियर है? अच्छा, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक काम ये कर रहा हूँ। अब देखिए, अब दो चीजें बच्चों। आप लोगों ने यूट्यूब पे, जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी ताकि सारे बच्चों का फायदा हो जाए, क्या यूट्यूब पे जो लेक्चर्स आ रहे हैं हमारे पास, क्या उसको देख लिया आपने? यूट्यूब पे मेरे पास सारे जो रिवीजन सेशन आ रहे हैं उसको देख लिया है बच्चों? उस रिवीजन सेशन में वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है, उसके अंदर हमारे पास क्लाइमेट चेंज भी है। यार तो ये देख लें। मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि सर एक रिवीजन करवाते हैं, तो यार इससे अच्छा रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। तो मैं वापस से रिवीजन कर रहा हूँ, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, आपका भी टाइम ज़ाया होगा, और टाइम भी लग जाएगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि यार ये वो चीज़ है जिसको हम देखना स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे ने देख लिया? किस बच्चे ने देख लिया यार ये रिवीजन वाले सेशन, वॉल्यूम 1 के, वॉल्यूम 2 के? यार तो आप थोड़ा सा अपना फीडबैक शेयर कर दें कि क्या वो वाकई में यूजफुल और हेल्पफुल है। तो मेरा मेरा मशवरा ये होगा बच्चों कि अगर आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम करेंगे ये कि हमारे पास जो टाइम सेव होगा, तो उसमें फिर आप मुझसे कोई और फरमाइश कर लें। मतलब एक वो फरमाइश आप कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी पड़ी हुई है और मैं करवा चुका हूँ वो चीज़। आप कहेंगे वापस से करवाने का, मैं वापस से करवा दूंगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। वही कासा के प्लेटफॉर्म से भी मैंने करवाना है रोहित, तो मैं क्या करवाऊँ, मुझे बताना अगर एक रिवीजन हो चुका है तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ, फिर एक काम ये कर लेता हूँ कि जो विंटर 23 का सॉल्यूशन है, मैं आपको वो रिकॉर्ड करा के दे देता हूँ। और सेकंड चीज ये, जो हमारे पास ये जो IFRS के अंदर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इनकी इनके ऊपर मैं वीडियोस बना के आपको शेयर करना स्टार्ट कर दूं, ताकि पता चल जाए कि अगर रिस्क प्रोसीजर जिससे 50 नंबर का सवाल आता है, तो इसमें हमारी थोड़ी सी तैयारी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। क्या ये सही रहेगा जैसा आप बोले? अच्छा, ये वो चीज है जो कि ऑलरेडी कवर्ड है। ये जो चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ IFRS वाली, MSA 1 के सवाल और IFRS के जो रिस्क और प्रोसीजर है, ये ऑलरेडी कवर्ड है। लेकिन उसका एक अच्छा व्हाइट बोर्ड का लेक्चर है, इन दोनों में व्हाइट बोर्ड का लेक्चर है। तो मैं एक काम ये करूंगा, अगर आप कहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक अच्छे से स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड करा लेता हूँ आपके लिए। ये बेहतर रहेगा मेरे बच्चों, सही है? देखो, जब 50 नंबर मेरे पास यहाँ से आने हैं, जब 50 नंबर मेरे पास यहाँ से आने हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं सारे IS में IFRS 3 हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, IFRS 10 कंसोलिडेशन हो गया, आइजा 600 जो कि थोड़ा सा वो ट्रिकी सवाल पूछता है, तो इसके अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन, इवन जो MSA 1 के भी कुछ अच्छे सवाल हैं, वो मैं आपको मजीद करवा दूं, जो मैं भी MSA 1 में ही प्लान कर रहा हूँ। तो ये सही रहेगा बच्चे। लेकिन देखें यार, जो अभी पोर्टल में आ रहा है ना, मैं आपको अगेन आपसे बार बार एक ही चीज कहूंगा, अगेन मैं प्यारे बच्चों आपसे बार बार एक ही चीज कहूंगा, कि जो जो चीज आपके पास पोर्टल में आ रही है ना बच्चों, वो देख ली है, वो देख लें प्लीज। जो मैं आपसे एडिशनल चीजें कह रहा हूँ ये वाली, खुदा का वास्ता है इसको देखना स्टार्ट करना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाड़ी में जा रहे हैं यार, बैठ के प्ले कर लें, ठीक है? फर्म में बैठ के आधा पौने घंटे का टाइम मिलता है, ये चीज आराम से हो जाएगी। इसके अलावा
ये वाला जो काम है, जो मैं आपसे कह रहा था कि IAS 1 से लेके IFRS 16 तक एटलीस्ट आप एक काम ये कर लेना कि उनकी समरीज पे घुमाना स्टार्ट कर, ये काम कर ले। तो फिर मैं ये काम कर लेता हूँ कि मैं स्मार्ट क्लासेस कुछ अच्छी रिकॉर्ड करवा लेता हूँ IAS के ऊपर और IFRS के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा भी टाइम अच्छी यूटिलाइज हो जाए, आपको फायदा हो जाए, और आपका भी टाइम बेस्ट यूटिलाइज हो जाए। एक रिवीजन सेशन आ रहा है, आप वेट करें मेरे एक हफ्ते का, और एक हफ्ते बाद वो आपकी खिदमत में हाजिर हो, एक चीज ऑलरेडी एक साल से पड़ी हुई और बच्चों को फायदा हुआ है, इसमें बहुत फायदा हो, तो वो आप देख लें। उसके अलावा भी आप रिवीजन का करेंगे तो मैं तो पूरा एक महीना आपके साथ लिंक टू बच्चों। तो साधन में मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो मैं सेशन कंडक्ट करूंगा IAS IFRS 16 वाला, इसके ऊपर मैं अच्छी स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड करा देता हूँ। इसमें सारे IAS और IFRS के ऊपर छोटी छोटी 10 मिनट की वीडियो होंगी, उसके अंदर रिस्क प्रोसीजर वगैरह हम सारे डिस्कस कर लेंगे। हम ये काम कर लेते हैं और ये ओवर द 15 दिन 20 दिन चलता रहेगा, सही है। बाकी जो आपके पैक जो अभी मैंने विंटर 17 से लेके मैं कल से पिछले एक दो अटेम्प्ट के नहीं, आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट का नहीं, बट उससे पहले तक के 90% सवाल मैंने विंटर 17 से लेके करवा चुका हूँ। वो पोर्टल पे अपलोडेड है, वो देख लिया आपने, सही है। तो फिर अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो मैं अब आपसे कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा इस चीजों को लेके स्टार्ट हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, एक चीज अगर आप मेरी सुन लें 10 मिनट और, अगर आप मेरी एक बात सुन लें तो थोड़ा सा आपका और फायदा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे स्टैंडर्ड को आप इस तरीके से देख लें कि आपके पास एक्सेप्टेंस है, आपके पास प्लानिंग है, आपके पास परफॉर्मेंस है, और आपके पास रिपोर्टिंग है। बच्चों क्या यहाँ तक एग्री करते हो? हर स्टैंडर्ड को आपने इन्हीं चीजों में बाइफिकेट करना है, सही है। जब आप किताब को रीड कर रहे होते हो ना, तो किताब को रीड करते हुए आप इसको इस तरीके से देखा करें कि यार जो मैं किताब रीड कर रहा हूँ, तो उस किताब के अंदर नॉर्मली ये चीजें कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्या एक्सेप्टेंस के बारे में उसमें कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? अब ये मेरी बात खुदा का वास्ता है, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत मैं आपसे कुछ अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे किताब रीड कर ली है भाई, ओपन बुक पॉलिसी तो किताब रीड कर चुके हैं आप लोग भाई, नो वाला भी कोई कह दे यार। अच्छा, जिनके लेक्चर कंप्लीट हो गए उनको स्टडीज समझ में आ गई, जिनके लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए वो तो एक काम ये करेंगे, लेक्चर्स तो देखना स्टार्ट करें ना। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बाद में आएगी, पहले जिनके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए उसको आप फौरन से क्विकली देखना स्टार्ट करें। किसी भी स्टैंडर्ड को आप पढ़ें तो उस स्टैंडर्ड में आप बस एक चीज याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूँ आइजा 550 रिलेटेड पार्टी के बच्चों, तो आइजा 550 रिलेटेड पार्टी में प्लानिंग कवर्ड है, परफॉर्मेंस कवर्ड है, रिपोर्टिंग कवर्ड है, एग्री करते हो? और यही चीजें मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाई है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप अगला आइजा देखेंगे, आइजा 570 गोइंग कंसर्न, तो बच्चों इसके अंदर भी प्लानिंग कवर्ड है, परफॉर्मेंस कवर्ड है, रिपोर्टिंग कवर्ड है। ऐसा ही है मेरे बच्चों, ठीक हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, इसी तरीके से अगर आप आइजा 600 देखेंगे, सही है, तो आइजा 600 के अंदर एक्सेप्टेंस भी कवर्ड है, प्लानिंग भी कवर्ड है, परफॉर्मेंस भी कवर्ड है, और रिपोर्टिंग भी कवर्ड है। क्या इस चीज से भी आप एग्री करते हैं मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया बच्चों। अच्छा, जब ये एक्सेप्टेंस कवर्ड है यहाँ पे, जब ये एक्सेप्टेंस यहाँ पे कवर्ड की गई है, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये एक्सेप्टेंस किससे लिंक हो रही होगी? मुझे थोड़ा सा ये बता दें। अगर यहाँ पे आइजा 600 में एक्सेप्टेंस का वर्ड लिखा गया है, तो ये किससे लिंक हो रहा होगा? मुझे जल्दी से थोड़ा सा ये बता दें मेरे बच्चों, जबरदस्त। तो ये जो एक्सेप्टेंस की बातें की गई होंगी, ये 210 और आइजा 300 में कवर्ड है, तो ये वाली चीज अल्टीमेटली जो लिंक्ड हो रही होगी वो यहाँ से लिंक्ड हो रही होगी। बच्चों क्या ये बात समझ आती है? क्या ये लिंकिंग समझ आती है आप? इसी तरीके से मैं अगर आपसे एक और बात करूं, आइजा 402, तो आइजा 402 भी तीन चीजों के ऊपर बात करता है, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग। तो जब भी आपने किताब पढ़नी हो या आपने मेरे लेक्चर देखे हो, मुझे एक चीज बता दें, स्मार्ट क्लासेस देख ली है ना आप लोगों ने? बच्चों थोड़ा सा फीडबैक देते हैं, क्या ये हेल्पफुल था? स्मार्ट क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल थी? बिकॉज मैंने पूरा सीजन पूरा बैच बैठ के ये स्मार्ट क्लासेस, और जो मैं स्टार्टिंग में आपसे लड़ रहा था कि मुझ पर यकीन करें मैं रिकॉर्ड कराऊंगा, सही है, मैं स्मार्ट क्लासेस आपको पूरी दूंगा, आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें। क्या वो हेल्पफुल रही आपके लिए? चले, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब मेरी थोड़ी सी कुछ सही है। अच्छा, बेहतरीन बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आइजा 402 भी प्लानिंग कवर करता है, परफॉर्मेंस कवर करता है, रिपोर्टिंग कवर करता है। एक से हमेशा याद रखिएगा, जहां जहां पे एक्सेप्टेंस कवर्ड की गई है, तो बाइबल क्या होगी? 210, 300, और एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हैं, आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स। बच्चों ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज मुझे और बता दें, जहां जहां पे आपके पास प्लानिंग कवर्ड की गई है, जहां जहां पे आपके पास प्लानिंग कवर्ड की गई है, तो हमारे पास बाइबल क्या होगी प्यारे बच्चे? जहां जहां पे अगर प्लानिंग कवर्ड की, किसी भी आइजा के अंदर अगर प्लानिंग कवर्ड की गई है, तो हमारे पास बाइबल क्या होगी मेरे बच्चों? बहुत जबरदस्त, हमारे पास बाइबल होगी आइजा 300 का दूसरा पार्ट प्लस 315 प्लस 320 प्लस 330। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आइजा 315 रिलेटेड पार्टी को, अगर आप आइजा 550 रिलेटेड पार्टी को देखें, तो इसमें प्लानिंग फेज में कवर्ड क्या क्या है? इसमें प्लानिंग फेज में कहता है ऑब्टेन दी अंडरस्टैंडिंग। मैं भी कैफ के बच्चों को भी यही पढ़ा रहा था। ये हमारे पास आइजा 315 है,
ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल। सही है। और अगर आप फॉर एग्जांपल 550 देखें, आइजा 550 देखें, तो वो भी ये कहता है कि जी आपने क्या करना है, प्लानिंग फेज में रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। ये वर्ड कहाँ से आया है? 315 से आया है। रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो क्या होता है? इंक्वायरी करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी? मैनेजमेंट से। इंक्वायरी का वर्ड कहाँ से आया? ये आइजा 315 से आया है। ये मैनेजमेंट से क्यों इंक्वायरी करनी पड़ेगी? बिकॉज मैनेजमेंट प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस और आईएस 24। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अच्छा ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क होता है कि जी हमारे पास आरपी को हमने आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है, डिस्क्लोज करना है। और ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है कि आरपी ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। सही है, एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। तो आईएफआरएस क्या कहता है? आरपी को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑडिट रिस्क पहला क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई नहीं करी होगी। दूसरा रिस्क हमारे पास होता है, मैनेजमेंट आईएस 24 कहता है कि आरपी को आपने डिस्क्लोज करना है। रिस्क आपके पास ये हो जाएगा कि आरपी को मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया होगा। भी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से आपस में लिंक हो रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है आपको? मैंने कोशिश यही करी है कि स्मार्ट क्लासेस में बार बार स्लाइड्स वगैरह आपको शेयर करता रहूं स्मार्ट क्लासेस में, ताकि वो टाइम भी सेव हो जाए, जिसकी वजह से वो लेक्चर प्रिसाइज भी हो। बच्चों ये बात समझ आती है? मैं क्वेरीज पे भी आऊंगा मुजम्मिल, मैं आपकी क्वेरी सेशन पे भी आ जाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट स्ट्रेटेजी पहले हम डिस्कस कर लें। बच्चों स्ट्रेटेजी पहले डिस्कस कर लें, मैं आपके क्वेश्चंस भी ले लूंगा बच्चों, कोई मसला नहीं है। चले अच्छा मेरी, अच्छा अब यहाँ पे, अच्छा अब अगर मुझे बताएं किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर अगर रिपोर्टिंग डिस्कस हो रही होगी, तो उसके लिए बाइबल क्या है बच्चों? किसी भी उसके ऊपर हमारे पास बाइबल क्या है बच्चों? जल्दी से बता दो। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ये आयजा 700 की सीरीज पूरी अप्लाई हो जाएगी। सही है, उसको हम ऐसे ही कर देते हैं, आयजा 700 की सीरीज। डन हो गया मेरे बच्चों। तो अगर आपने किताब रीड करनी है तो किताब इस माइंडसेट से रीड कर सकते हैं आप प्लीज। अगर आपने किताब को रीड करना है तो किताब रीड करते हुए आपने ये माइंडसेट अप्लाई करना है। सही है, किताब को इस तरह रीड नहीं करना है कि 15 पेज पढ़ लिए, 10 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए। किताब आपने इस माइंडसेट से रीड करनी है कि इसके अंदर कौन कौन से फेजेस कवर्ड है, और अगर कोई फेज कवर्ड नहीं है और अगर उसमें से सवाल आ गया तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे उन बाइबल्स की तरफ जाना पड़ेगा। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? एक और चीज का ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, जो मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लें, और उसके बाद फिर आपके मैं क्वेश्चंस भी ले लूंगा। और अब ये सेशन हमारे हर वीक होते रहेंगे। सही है, अगर किसी स्टैंडर्ड के अंदर परफॉर्मेंस फेज कवर्ड है, फिर तो बेस्ट होगा। लाइक आरपी आपको परफॉर्मेंस फेज के प्रोसीजर बताता है, गोइंग कंसर्न आपको परफॉर्मेंस फेज के प्रोसीजर बताता है, आइजा 600 आपको परफॉर्मेंस फेज के प्रोसीजर बताता है, आइजा 402 आपको परफॉर्मेंस फेज के प्रोसीजर बताता है। ऐसा ही है। अगर पेपर में कुछ इस तरीके से हरकत हो जाए, फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा, रिलेटेड पार्टी जो है वो सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड आइडेंटिफाई हुई है, तो क्या इसका आंसर आपको सिर्फ आइजा 550 से मिलेगा मेरे बच्चों? सर क्या आइजा 560 भी एप्लीकेबल हो जाएगा? जब आइजा 560 एप्लीकेबल हो जाएगा तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे आंसर के लिए प्लानिंग की तरफ जाना है, परफॉर्मेंस की तरफ जाना है, या रिपोर्टिंग की तरफ जाना है। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा मुझे एक और सवाल का जवाब दे दें बच्चों, माशाल्लाह जबरदस्त। सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से कंपनी में गोइंग कंसर्न के डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अब क्या आप आइजा 560 अप्लाई करेंगे? अच्छा सवाल में आपको अगर उसने बता दिया है कि सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गया है, तो क्या आप प्लानिंग फेज अप्लाई करेंगे आइजा 560 का? आप किताब खोलेंगे तो क्या आप रिपोर्टिंग फेज में जाएंगे? नहीं सर, आप कौन से फेज में जाएंगे? आप परफॉर्मेंस फेज में जाएंगे। जब परफॉर्मेंस फेज का बाइबल आपके सामने आ जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आइजा 570 से। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो चीजों को अगर आप इस तरह, तो इसका मतलब है अगर मेरे सिलेबस में बच्चों 25 आइजाज भी है, सही है, और हर आइजाज के ऑन एवरेज 3 ऑब्जेक्टिव्स भी है, तो इसका मतलब है टोटल ऑब्जेक्टिव्स कितने हो गए भाई? 75। तो बस इस 75 ऑब्जेक्टिव्स में आपको खेलना है। ये जो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, ये बाइबल है। इस माइंडसेट से आपने पढ़ना है, इस माइंडसेट से आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का कतई ये मतलब नहीं है कि आपने आंसर लिखा और मैच कर लिया। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने इस बाइबल को जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको आपने सोचना है और इसको सोच के फिर आंसर को लिखना है। अगर आपने सोचा कि इसके अंदर 3 आइजा एप्लीकेबल हो रहे हैं और पेपर में 2 आइजा या आंसर में 2 आइजा कवर्ड है, तो फिर आपने टाइम लगा के ये देखना है कि क्यों तीसरा आइजा मैंने जो सोचा
और मैंने गलत सोचा और एग्जामिनर जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है। जो सर के आंसर में तीसरा आंसर ने सर ने डिस्कस ही नहीं करा, तो क्यों नहीं करा? चीजों को आपने ऐसे सोचना है। आपने एक आंसर किया और आंसर में आपने एक आइजा को पिक करा, मैंने अपने आंसर में दो आइजा पिक करे, तो आपने ये सोचना है कि दूसरा आइजा पिक हुआ क्यों है और मुझसे ये दूसरा आइजा मिस क्यों हुआ, मुझसे गलती कहाँ पे हो रही है, मुझसे रीडिंग में मसला हो गया, मैंने सवाल को सही से पढ़ा नहीं, सवाल को सही से एब्जॉर्ब नहीं किया, सवाल को सही से ब्रेन वॉश नहीं किया, सवाल को सही से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया। इस सारी प्रैक्टिस का मतलब समझते हो ना भाई? प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट भी देखनी है, प्रैक्टिस में कंटेंट को भी मैच करना है, और प्रैक्टिस में आपने ये भी देखना है कि क्या इस सवाल में मुझे किताब को रेफर करने की जरूरत थी भी कि नहीं थी। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? तो जिसने यार नहीं पढ़ा अभी तक, क्या वो इस माइंडसेट से पढ़ सकता है? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पास हो जाए। बच्चों को समझ आ रही है बातें, कुछ सेंस बन रहा है बातों का, तो इस तरीके से पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि आप सारा पढ़ चुके हैं ना। तो जो अच्छा, अगर आप सारा पढ़ चुके हैं और अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में इसलिए आ रहा है बिकॉज आप पढ़ चुके हैं। तो अब जो आप रिविजन करने जाएंगे या चीजों को करने जाएंगे तो आपने उसको इस माइंडसेट से करना है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर सवाल आ जाता है, अगर सवाल आ जाता है कि आयजा, ये देखते रहना बच्चों साथ साथ, थोड़ा सा बस मुझे खेलने दो इन आयजाज के साथ। अगर ये आयजा 600 जो है, इसमें सवाल आ जाता है कि एक सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी में पीपी की इंपेयरमेंट है। अब क्या करें भाई? क्या इसका आंसर आपको आयजा 600 के परफॉर्मेंस फेज से मिलेगा? क्या इसका आंसर आपको आइजा 600 के परफॉर्मेंस फेज से मिलेगा मेरे बच्चों? क्या आइजा 600 के परफॉर्मेंस फेज में सारे एरियाज के ऑडिट प्रोसीजर बताए गए होंगे? नहीं। तो इसका मतलब है आईकैब आपको डिसगाइज कर रहा है। आईकैब क्या कर रहा है? आईकैब आपको सवाल में होल्डिंग कंपनी, सवाल में कंपोनेंट ऑडिटर, सवाल में ग्रुप ऑडिटर लिख रहा है, लेकिन सब्सिडी में जो मसला डिस्कस कर रहा है वो किसका डिस्कस कर रहा है भाई? सब्सिडी में जो मसला डिस्कस कर रहा है वो किसका कर रहा है? पीपी की इंपेयरमेंट का। इसका मतलब है सवाल आइजा 600 का है, आंसर आइजा 540 से है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है आपको? तो ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर आई कैप आपसे सवाल में यूं पूछ ले कि सब्सिडरी है और सब्सिडरी में गोइंग कंसर्न का मसला है, सब्सिडरी है और सब्सिडरी ने अपनी सर्विस को आउटसोर्स किया हुआ है, आउटसोर्स किया हुआ है प्यारे बच्चों। अब मुझे बताएं, पार्ट ए पार्ट बी आ गया, पहले पार्ट में गोइंग कंसर्न है, दूसरे पार्ट में आउटसोर्स सर्विस है। पहले पार्ट का आंसर कहां से आएगा? क्या पहले पार्ट का आंसर आपको आ जाए 600 से दिखेगा? नहीं, कहां से दिखेगा? 570 से दिखेगा। दूसरे पार्ट का आंसर आपको कहां से दिखेगा प्यारे बच्चों? मेरा बच्चा जबर। अच्छा, अगर सवाल की इसका मतलब है आइजा मैंने पिक कर लिया, इसका मतलब है मैंने आइजा पिक कर लिया, मैंने 402 भी पिक कर लिया, मैंने 570 भी पिक कर लिया, लेकिन 402 और 570 में अप्लाई क्या करूं? 570 भी प्लानिंग कवर करता है, परफॉर्मेंस कवर करता है, रिपोर्टिंग कवर करता है। तो मैंने बैठ के रिक्वायरमेंट को देखना होगा, मैंने बैठ के रिक्वायरमेंट को देखना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। सही है? अगर तो रिक्वायरमेंट ये है मेरे बच्चों, अगर तो रिक्वायरमेंट ये है कि इवेल्युएट करें, सही है, तो इवेल्युएट जब मुझे करना है तो फिर क्या अप्लाई करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? अगर वो कहता है इवेल्युएट करें तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्लानिंग। अगर वो कहता है इवेल्युएट करने के बाद मुझे कोर्स ऑफ एक्शन बताएं तो फिर उन रिस्पेक्टिव आइजाज में जाके मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? और फिर वो कहता है कि मुझे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी बताएं तो फिर मुझे कौन सा आइजा अप्लाई करना पड़ता है? उस आइजा में जाके क्या चीज अप्लाई करनी पड़ेगी? और अगर मैं उस आइजा में जाता हूं, अगर मैं उस आइजा में जाता हूं और मुझे वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं दिख रही तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? अगर मैं उस आइजा में जाता हूं और मुझे वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं दिख रही बच्चों, तो बस जबरदस्त, जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो जिसने भी अगर इसको ऑडिट को, एडवांस ऑडिट को आपने इस तरीके से लेके चलना है और ऐसे लेके चलना है, अगर आप इस माइंडसेट से इसको लेके चल लेंगे और इस माइंडसेट से पढ़ने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस इस माइंडसेट से करेंगे, जो मैंने माइंडसेट आपसे 15 मिनट में डिस्कस करा है, आप यकीन करें इंशाल्लाह आपके 6 महीने भी सेव हो जाएंगे और आपका पेपर भी पास हो जाएगा। क्या ये हर बंदा ये अपने हिसाब से ये किताब बना सकता है? ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये क्या आप खुद से बना सकते हैं? जब आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे एजस पढ़ते रहेंगे, आपने साथ साथ इन चीजों पे टिक विक लगाते रहे। क्लियर हो गया? ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपको खुद पता चल जाए कि जब 1000-2000 की पेज आप 1 से 2 पेज में लेके आ जाएंगे तो उसके बाद आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। हुरैन जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों करें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ये कुछ फायदेमंद हो गई स्ट्रेटेजी, कुछ समझ आ गया ऑडिट को कैसे लेके चलना है? अच्छा, अब मुझे बताएं क्या आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हैं प्यारे बच्चों? अब मुझे आप बता दें, अगर कोई क्वेरीज वगैरह है तो मुझे बता दें, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फराज शेख, जो मैंने आपको आंसर बताया है वो बिल्कुल सही है। आदिल साहब, स्मार्ट क्लासेस क्या है? आप ये उस्मान साहब होंगे, उस्मान साहब बता देंगे, ताहिर साहब से आप पूछ लें वो बता देंगे। अच्छा, पहली सबसे जबरदस्त क्वेरी ये है कि व्हाट शुड बी द रिवीजन, व्हाट शुड बी द रिवीजन सीक्वेंस? क्या इस डायग्राम के बाद मुझे आपको बताने की जरूरत है कि रिवीजन सीक्वेंस क्या होना चाहिए बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आती है?
तो जिस सीक्वेंस में आपके पास आइजाज बने हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपने लेक्चर्स, उसी सीक्वेंस में आपने आपने क्या करना है बच्चों, उसी सीक्वेंस में आपने रिवीजन करना है। क्लियर हो गया हम बच्चों? क्लियर है यहाँ पे? ये बात समझ आती है किस तरीके से पढ़ना है? जब आपने रिस्क ही नहीं पढ़ा और डायरेक्ट गोइंग कंसर्न में मूव कर जाएंगे तो क्या गोइंग कंसर्न को आप रिस्क से लिंक कर पाएंगे? क्योंकि क्लासेस लिए तो लिंक कर लेंगे, लेकिन मेरा मशवरा है कि जब आप रिवाइज कर ही रहे हैं, चीजें पढ़ ही रहे हैं, तो आप इस तरीके से पढ़ें। अच्छा, अब थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। ड्यूरिंग की प्रैक्टिस करवा दी है, पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। नवल साहब, मैंने इसका भी बता दिया आपको प्रैक्टिस का, जो हम IFRS वाली प्रैक्टिस करेंगे, जिसको पूछे प्रैक्टिस करेंगे। यार अगर थोड़ा सा बच्चों मुझे मतलब थोड़ा सा टाइम तो दो सवाल पढ़ने का यार। अच्छा, पहला सवाल जो गुल साहब का है, गुल साहब का एक सवाल बड़ा जबरदस्त है, और गुल साहब कह रहे हैं कि सर इन द सैंपल द मिस स्टेटमेंट दैट इज आइडेंटिफाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द एंटायर पॉपुलेशन. If this projected misstatement is provided to the management as an expected misstatement, they are asked to verify whether the amount is correct. If management disagree to it, should we consider this as scope limitation? प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए वेरीफाई करे 1000 रुपए में से, जब आपने 100 रुपए वेरीफाई करे तो आपको 20 रुपए की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, सही है? तो टोटल प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आपकी जो आइडेंटिफाई हुई फॉर एग्जाम्पल वो हो गई 20 रुपए की। लेट से आपकी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई 20 रुपए की। अगर ये प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड कर रही है आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से, तो आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे और मैनेजमेंट से आप कहेंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है मेरी टॉलरेबल मिस में एक्सीड कर रही है, काइंडली आप सारी पॉपुलेशन को चेक करें और मुझे बताएं क्या टोटल एक्चुअल मिस स्टेटमेंट कितनी है। अगर मैनेजमेंट इसका मना कर देती है आपको कि नहीं भाई मैं तो चेक नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये 20 रुपए आपकी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट नहीं है, सही है? तो फिर इस केस में आप ये कंसीडर किया जाएगा स्कोप लिमिटेशन। आप मटेरियलिटी देख लीजिएगा, मटेरियल है कि नहीं। ज्वाइंट ऑडिट के ऊपर एक लेक्चर आया हुआ है, जो एक सवाल था उसके बेसिस पे मैंने आपको पूरा ज्वाइंट ऑडिट का लेक्चर पढ़ा दिया। सर एक स्टैंडर्ड में प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस्ड और एक में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस क्लियर करते हैं। अच्छा HP साहब देखें, आपके पास जो पहला सवाल आपने पूछा, या थोड़ा सा जब मैं एक सवाल डिस्कस, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और दूसरा आपने कहा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ISAE 3400 के हिसाब से अप्लाई होता है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि आज अगर हम 2024 पे खड़े हैं, तो मैनेजमेंट आपको 2025, 2026, 2027, 2028 ये आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल बना के देगी, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा गोइंग कंसर्न की असेसमेंट, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? नॉर्मली मैनेजमेंट बजट्स वगैरह बनाती है, सही है? नॉर्मली मैनेजमेंट आपको फॉर एग्जांपल इंपेयरमेंट की जो वैल्यू इन यूज की वर्किंग करती है फ्यूचर से रिलेटेड होती है। प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी आज हम 2024 पे खड़े हुए हैं, लेकिन जो इवेंट होने जा रहा है, जो इवेंट जिसके ऊपर ISAE 3420 है, सही है? इसके ऊपर ISAE 3420 है, जो इवेंट होने जा रहा है वो इवेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन प्रोफॉर्मा का मतलब ये है कि अगर तो ये इवेंट आज से 3 साल पहले हो जाता तो 2024 के रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। ये रिजल्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों, सही है? तो एक के ऊपर 3400 अप्लाई होता है, एक के ऊपर 3420 अप्लाई होता है। 3400 आगे की प्रोस्पेक्टिव की बात करता है, 3420 जो आपका है वो कहता है कि अगर ये एक्विजिशन आज से 3 साल पहले हो जाती तो आज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये रिजल्ट होता। ड्यू डिलिजेंस के ऊपर हुरैन साहब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कराया है, पास पेपर भी कराया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ISQM 1 और 2 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरी एक चीज को याद रखिएगा, ये जो डायग्राम है अगर आप ये बनाना स्टार्ट कर लेंगे तो आपको ISQM 1 प्लस ISQM 2 ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, सही है? ISQM 2 कहता क्या है? ISQM 2 कहता है कि जी जो इंगेजमेंट टीम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर किसी इसने क्वालिटी का सवाल पूछा जिसमें इंडिपेंडेंस का मसला होगा मेरे बच्चों, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अगर उसने कोई सवाल पूछा और उसमें इंडिपेंडेंस का मसला होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जल्दी से बता दें। अगर उसने सवाल पूछा कि जी ये था, उसने ऑडिट कर रहा था, बाद में पता चला उसका भाई भी वहां पे CFO है, अगर ऐसा कोई सवाल पूछा उसने बच्चों, तो कहाँ जाना पड़ेगा? जल्दी से बता दें। बस जबरदस्त, सही है। तो एक्सेप्टेंस फेज में जो ICAP का कोड ऑफ एथिक्स है मेरे बच्चों, वहां जाना पड़ेगा। अगर उसने क्वालिटी का सवाल पूछा और उसने कहा कि शेयर बेस्ड पेमेंट थी, इस साल शेयर बेस्ड पेमेंट थी, लेकिन इसका रिस्क जो है वो नॉर्मल रिस्क असेस करा है, तो क्या एंगेजमेंट सही कंडक्ट हुई है? नहीं, क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट सही नहीं है। तो अगर आपने उसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करना होगा तो आपने कहाँ जाना होगा प्यारे बच्चों? 315 में जाना पड़ेगा और आपने कहना होगा 315 के हिसाब से ये जो रिस्क होता है ये सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। अगर वो आपसे कहे कि शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले ली और रिपोर्ट को फाइल में लगा दिया,
तो क्या ये क्वालिटी सही है प्यारे बच्चों? क्वालिटी सही नहीं है। लेकिन आपने मजीद अगर लिखना होगा तो आपने कहाँ जाना होगा? आपने आइजा 500 या आइजा 620 की तरफ जाना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जो कि मैंने ISQM 1 और ISQM 2 के लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज कवर की हुई है। 2400 और 2410 में क्या फर्क है भाई? 2400 और 2410 में ये फर्क है कि आप एक कंपनी का जब रिव्यू कर रहे हैं और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 मंथ्स के, सही है, ये जो रिव्यू हो रहा है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा तो कंपनीज एक्ट का कानून कहता है कि लिस्टेड कंपनी को 6 महीने की, लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली एफएस बनाने हैं और 6 महीने की रिपोर्ट के ऊपर रिव्यू रिपोर्ट लेनी ऑडिटर से, सही है, रिव्यू रिपोर्ट लेनी ऑडिटर से। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी का रिव्यू कर रहे हैं, लेट से OGDCL, अगर आप एक ऐसी कंपनी का रिव्यू कर रहे हैं OGDCL का जिसके ऊपर आप रिव्यू कर रहे हैं 6 मंथ्स का, जिसमें फाइनेंशियल का पीरियड 6 मंथ्स है, तो ये आपके पास 2410 के हिसाब से होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर एक ऐसी कंपनी है IQ जिसके ऊपर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके शेयर होल्डर या उसकी मैनेजमेंट चाहती है कि यार हम एक ऑडिट करवा लें, तो जाहिर सी बात है इतनी छोटी कंपनी का ऑडिट तो पॉसिबल नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे आके अगर 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर मैं रिव्यू करवाऊं, 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू अगर होगा तो वो आई सारी 2400 के हिसाब से होगा। अच्छा सर, हम मॉडिफाइड ओपिनियन, when we can give a modified opinion, can we give an emphasis or poem paragraph? ये मुझे फरजाम आप सवाल थोड़ा समझा दोगे थोड़ा सा? आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्या मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ एम्फेसिस और ओएम दे सकते हैं, क्या ये पूछना चाह रहे हैं आप? कोड ऑफ एथिक्स की स्ट्रेटेजी ये है, कोड ऑफ एथिक्स की स्ट्रेटेजी मेरे भाई ये है कि कोड ऑफ एथिक्स जो बुक है उसको पहले रीड करना है। बुक को रीड करने के बाद जो मैंने आपको स्मार्ट हैंड आउट दिए हैं, जो मैंने डायग्राम्स आपको दिए हैं, उसको देखना है और कोड ऑफ एथिक्स से आपने बातें करनी है, सही है। कोड ऑफ एथिक्स से आपने बातें करनी है। अगर उसने कोड ऑफ एथिक्स में सिनेरियो कवर हुआ है तो आपने ये सोचना है कि सिनेरियो में क्लोज फैमिली मेंबर का वर्ड यूज नहीं हो रहा। अगर क्लोज फैमिली मेंबर का वर्ड यूज नहीं हो रहा और आई कैप ने अगर क्लोज फैमिली मेंबर के ऊपर सवाल बना दिया, क्लोज फैमिली मेंबर के ऊपर सवाल बना दिया, फिर हम क्या करेंगे, सही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1 मिनट मिल सकता है मुझे आप लोगों का? काइंडली आप ये वाला सवाल पढ़ लेंगे बच्चों, ये पार्ट बी पढ़ लेते हो बच्चों, जल्दी से इसको पढ़ो तो पढ़ते हो बच्चों। चलो बच्चों 5 मिनट और है फिर लॉ की भी क्लास है बच्चों। ये सवाल कहाँ, ये सवाल में क्या सिनेरियो है? नहीं, कोड ऑफ एथिक्स का सिनेरियो कौन सा है? इमीडिएट फैमिली मेंबर तो है, सही है, इमीडिएट फैमिली मेंबर है, लिख देता हूँ, इमीडिएट फैमिली मेंबर है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स का कौन सा सिनेरियो है बच्चों? जल्दी छेती छेती बच्चों, ऐसा तो ना करें यार। कैफ का सवाल है भाई, ये सीफेप का नहीं है। सिनेरियो कौन सा है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लोन्स एंड गारंटी है, क्या है? अब तक सारे सवाल गलत है यार। ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है बच्चों, क्या हो गया? फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे हो गया यार? अब मसला ये कि क्या उस्मान एंगेजमेंट टीम का मेंबर है बच्चों? क्या उस्मान एंगेजमेंट टीम का मेंबर है? नहीं। जब उस्मान एंगेजमेंट टीम का मेंबर ही नहीं है तो इसका मतलब है ये जो फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है, जो ये हमारा स्मार्ट क्लास में हमने देखा था, तो इसके अंदर एक सिनेरियो कवर होता था बिटवीन पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। तो क्या ये हेड ऑफ HR एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएगा, हु इज नॉट द मेंबर? भाई जल्दी जल्दी बता दें, आपको समझ आ रही है? तो लॉ को पढ़ते हुए आपने इस तरीके से बात करनी है, मतलब लॉ पढ़ते हुए भी और कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हुए भी और ऑडिट पढ़ते हुए भी, कि अगर एग्जामिनर इस तरीके से सवाल पूछेगा तो क्या होगा। रादर देन जो लिखा हुआ है उसके ऊपर तो फोकस करना है, उसकी तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें लिखी हुई है उसके ऊपर भी थोड़ी सी जान मारनी है बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? बेस्ट एस्टिमेट और हाइपोथेटिकल एजम्पशन, देखिए बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन वो होगी मेरे बच्चों, बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन वो होगी एक ऐसा इवेंट जो कि मोस्ट लाइकली है कि अकर्ड होगा। हाइपोथेटिकल अजम्पशन जो आपका होता है वो होता है व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ सिनेरियो, कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे रिजल्ट्स में क्या होगा। क्योंकि ये मोस्ट लाइकली सिनेरियोज होता है, तो ये जो एजम्पशन होती है, बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस होती है, इसके अगेंस्ट ऑडिटर एक एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता है, बिकॉज ये मोस्ट लाइकली इवेंट हो रहा होता है। ठीक है, मैं एक प्लांट खरीदने जा रहा हूँ, मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि मैं प्लांट खरीदूंगा, और जब मैं प्लांट खरीद लूंगा तो इससे मेरी सेल्स और PNL के ये नंबर्स हो जाएंगे, इतना रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इतने कैश फ्लोज आ जाएंगे। ये जो आपके पास है बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन है। यहाँ पे ऑडिटर उसको कह सकता है कि ठीक है भाई, प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, प्लांट जो है इसका सप्लायर कौन है, प्लांट जो है ये कब तक आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, इन सारी चीजों के ऊपर एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन व्हाट इफ सिनेरियो क्या है? व्हाट इफ सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल एक सीए का इंस्टीट्यूट है और वो बैठ के ये एनालाइज कर रहा है, कि यार व्हाट इफ कि मैं अपने ऑपरेशंस को कंप्लीटली फिजिकल चलाऊं या ऑनलाइन चलाऊं या हाइब्रिड चलाऊं। ठीक है,
मैंने डिसीजन नहीं लिया कि मैंने ऑनलाइन चलाना है या मैंने फिजिकल चलाना है, लेकिन एक व्हाट इफ सिनेरियो में कर रहा हूँ कि अगर मैं फिजिकल चलाता हूँ तो इसकी वजह से रेंट का एक्सपेंस ये होगा, सही है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस ये होगा, एडमिन के एक्सपेंस ये होंगे, और जब मैं फिजिकल चलाऊंगा तो मेरे पास रेवेन्यू का ये नंबर होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ऑनलाइन चलाता हूँ तो मेरी रेंट एक्सपेंस की सेविंग हो जाएगी लेट से, लेकिन उसके उसके लेकिन जब मैं उसको ऑनलाइन चलाऊंगा तो इसका मतलब है मेरे पास RAT नहीं होगा, और जब RAT नहीं होगा तो मैं फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स नहीं दे सकूंगा, तो यहाँ पे मेरे रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। फिजिकल की वजह से मेरे शायद एडमिशन पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई एनालिसिस बना रहे हैं और ऑडिटर आके आपको बोले कि भाई मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाओ जहां पे डिसीजन लिया गया है कि आप कैंपस बंद कर रहे हो या कैंपस को ऑनलाइन में कर रहे हो, तो क्या मैं उसको वो एविडेंस दिखा सकूंगा बच्चों? क्या मैं उसको ऐसी कोई चीज दिखा सकूंगा? क्यों? बिकॉज ये मोस्ट लाइकली इवेंट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल असम्पशन है कि व्हाट इफ, कि अगर मैं ये करूं तो मेरे नंबर्स पे क्या इम्पैक्ट। क्लियर हो गया भाई? चलें बच्चों, मेरा लॉ का सेशन है, आप 2 मिनट और है, और कोई सवाल है? सफीला साहब, मैं IFRS के भी बता चुका हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है ऑलरेडी पोर्टल पे 2 सेशन आ रहे हैं जिसमें MSF 1 के जो अच्छे सवाल थे वो ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं। IS 1 से लेके IFRS 16 तक जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबके मैंने रिस्क और प्रोसीजर वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैंने भी एक और चीज ये बताई है कि मैं इस पर कोशिश ये करूंगा कि मैं इसके ऊपर कुछ अच्छे स्मार्ट लेक्चर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करवा दूं, जिसमें जो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है जो कि फ्रिक्वेंटली आ रहे होते हैं, IFRS 3 हो गया, 10 हो गया, IFRS 16 हो गया, IFRS 15 हो गया, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक एक सेशन आप लोगों के साथ रखूँ। क्या ये बात समझ आती है भाई? नवल असलम 90% मेरे ख्याल से इस वीक में हो जाएंगे। नवल असलम, मुजम्मिल तक कंट्रोल वीकनेस और IT वाले क्वेश्चन के लिए क्या लेक्चर देख लिए आपने? मुजम्मिल साहब, तो अगर आपने लेक्चर देख लिए तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल वीकनेस और बाइबल में, कंट्रोल वीकनेस और IT में सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बाइबल है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा, सही है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वो मैनुअल कंट्रोल की बात करता है, अगर वो मैनुअल कंट्रोल की बात करता है तो इसमें आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यू, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जब भी मैनुअल कंट्रोल का सवाल आएगा तो वो इन्हीं में से आएगा। ये आपकी बाइबल होगी, इसी को यूज करना है कंट्रोल वीकनेस के लिए, कंट्रोल सजेशन के लिए। अगर वो आपसे IT का सवाल पूछता है, IT का सवाल पूछता है, तो IT हमारे पास 2 किस्म की है, जनरल IT कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल IT कंट्रोल में हमारे पास जो बाइबल थी वो सिस्टम बनाते कैसे हैं उसके ऊपर थी, प्रोग्राम चेंजेस के ऊपर थी, डेटाबेस के ऊपर थी, और कंटिन्यूटी की थी। जब भी आपने सवाल पिक कर लिया कि सवाल GITC का, तो इसका मतलब है आंसर आपका यहीं से होगा, सही है। एप्लीकेशन कंट्रोल इन्हीं चीजों का ऑटोमेटेड है। इन्हीं चीजों को अगर आप ऑटोमेटेड अचीव कर ले तो ये आपके पास एप्लीकेशन कंट्रोल कहलाएगा, जो कि आपके पास एग्जिस्टेंस चेक भी हो सकता है, रेंज चेक भी हो सकता है, लिमिट चेक भी हो सकता है, सीक्वेंस चेक भी हो सकता है। सलमान साहब कर देंगे, कोई मसला नहीं है इसमें, और हुक्म करें। रेडमी नहीं कर सकते, उसमें आपने ये देखना होता है कि क्या आपके पास सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो उस ऑडिटर के पास है, तो वो आपको आइजा रिकमेंड नहीं करता करने के लिए। पूरा पेपर ही जजमेंटल होता है उस्मान साहब, आप फाइनल के बच्चे हैं तो पूरा पेपर ही जजमेंटल होता है। और एक मसला जो हमारा हो जाता है ना, वो ये होता है कि वो कैफ में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अप्रोच होती है ना वो थोड़ी सी रट्टे वाली अप्रोच होती है, तो वो अप्रोच फिर हमें आगे है ना थोड़ा सा हिट करती है। हम कैफ में जो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना शॉर्टकट्स की तरफ और रट्टा लगा के बस पास करने की, तो वो फिर आगे जाके फाइनल में हिट करती है और फिर MSc में भी हिट करती है। बच्चों, मेरा लॉ का सेशन है लेकिन मुलाकात होती रहेगी, और इसी तरीके से ग्रुप वगैरह पे मैं ये लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। आई होप सेशन आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को आइडिया कर लीजिएगा, जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा। ये जो मैंने डायग्राम आपके साथ बनाई है, ये डायग्राम आप लोगों ने बनानी है, सही है। ये डायग्राम काम गई भाई। तो वो जो हमने प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग, वो सारी चीज़ें लिखी थी, वो सारी की सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आप लोगों ने लिखनी है। उस हिसाब से आपने रीडिंग करनी है। जिस बंदे ने प्रैक्टिस कर ली है उसको भी मैंने बता दिया कैसे गाइडेंस करनी है, जिस बंदे ने लेक्चर देख लिए उसको भी मैंने गाइड कर दिया है। और अब मजीद मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को परम कर दीजिए। दानियाल साहब ये भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक हो गया मेरे भाई। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों, दुआ में याद रखिएगा, और कोई भी काम हो मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।